हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज है संडे और हम आपके लिए लेकर के आए हैं संडे धमाका, जिसमें आज हम आपको एनसीईआरटी केमिस्ट्री से लिए हुए टॉप क्वेश्चंस सॉल्व करवाने वाली हूं, जो कि सभी मेडिकल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड शानदार क्वेश्चन है। आप 2021 में किसी की भी तैयारी करते हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग, सीपी नेट, वीएचयू, जीएसबीएम, पैरामेडिकल एग्जाम, सभी के लिए आज के क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड कीमती क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर न्यू जुड़ रहे हैं तो प्लीज इसे एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी अन्य आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाले धातुओं का युग्म है। स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाले धातुओं का युग्म है। क्रोमियम तथा इस्पात, जस्ता तथा लोहा, तांबा तथा लोहा, लोहा तथा क्रोमियम। तो स्टूडेंट्स, स्टेनलेस इस्पात जो होता है वो क्रोमियम तथा इस्पात की एक मिश्र धातु होती है। क्रोमियम तथा इस्पात के साथ साथ इसमें कुछ मात्रा में निकिल भी पाया जाता है, इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। स्टेनलेस इस्पात जो होता है ये क्रोमियम तथा इस्पात के साथ साथ निकिल से भी मिलकर के बना होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकेटस या फिर रतौंधी। तो स्टूडेंट्स, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस होता है, ठीक है। यदि हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमें रिकेटस नामक एक रोग हो जाता है, जबकि स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। बेरीबेरी B1 की कमी से होने वाला रोग है और रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अच्छे से आपके चारों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरीबेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है और डी की कमी से रिकेटस होता है। हमारी दो विटामिन और बची हुई हैं, विटामिन ई और विटामिन के। याद रखना, विटामिन ई की कमी से वंध्यता नामक एक रोग हो जाता है, ठीक है। वंध्यता, ठीक है, वंध्यता नामक एक रोग हो जाता है। जबकि विटामिन के की कमी से यदि हमारी बॉडी में यदि विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त के थक्के बनने में अधिक समय लगता है। कहने का मतलब है बाई चांस यदि हम कट जाते हैं और कटने के बाद यदि ब्लड हमारा लगातार निकल रहा है, वो उसका थक्का नहीं बढ़ रहा है, तो समझ जाइएगा कि हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी है, ठीक है। विटामिन के की कमी है। इसके विटामिन के की पूर्ति के लिए आप पालक, पत्ता गोभी, गाजर और एल्फा एल्फा नामक एक और कोई चीज होती है उसको आप अच्छे से खा सकते हैं, जिससे कि यदि आप बाई चांस कट जाते हैं तो ब्लड का थक्का बन जाएगा, ठीक है। और ब्लड का थक्का नहीं बनता है तो समझ जाइएगा हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FBA रंजक निम्नलिखित को रंगने के काम में आता है। जो हमारा FBA रंजक है वो निम्नलिखित को रंगने में काम आता है। याद रखना, टेरिलीन, टेरिलीन को रंगने में FBA रंजक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक है। वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखना वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक नाइट्रोजन होता है। ये वायुमंडलीय जो हमारी हवा होती है इसमें नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारी 21% पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 0.03% पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे अधिक पूछा जाए तो हमारी क्या होती है, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक तौर पर जल है, रासायनिक तौर पर जल है, एक हाइड्राइड, एक ऑक्साइड, एक हाइड्रोक्साइड या फिर एक पेरोक्साइड। याद रखना रासायनिक तौर पर जो आपका जल होता है H2O जिसका फॉर्मूला होता है ये एक ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये एक ऑक्साइड होता है। साथ ही साथ ये एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन भी होता है। जल बाई चांस यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो याद रखना जल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। साथ ही साथ ये तीनों अवस्था में पाया जाता है, ये ठोस में भी पाया जाता है, ये गैस अवस्था में भी पाया जाता है और ये द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। कैसे? यदि जल को आप फ्रिज में लगा देंगे तो वो बर्फ के रूप में बन जाएगा, उसकी जो अवस्था होगी वो ठोस हो जाएगी। जल को आप नल के द्वारा भरेंगे या फिर वर्षा का जल, कुएं का जल, कैसा भी जल, वो हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव अवस्था में होता है। और उसी जल को यदि आप किसी आग के द्वारा इसे गर्म कर देंगे, हीटर पे रख के, गैस पे रख के या फिर चूल्हे पे रख के यदि जल को आप गर्म कर देंगे तो स्टूडेंट्स वो उबल उबल के खोल के जल जो होगा वो वाष्प अवस्था में चेंज हो जाएगा, उसका रूप जो होगा वो कैसा हो जाएगा, गैसीय हो जाएगा। आप कभी वाटर को गर्म करना, ठीक है, जल को आप कभी गर्म करना। और ये चीज तो आपने अमूमन देखी होगी, जब जल आप लगभग 1 बाल्टी गर्म करना, ठीक है, उसमें आप लगभग रखे रहने देना उसे 4 से 5 घंटे, आपको आधा बाल्टी भी पानी नहीं मिलेगा, सभी पानी उबल के एक गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जल जो होता है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लंट कांच में होता है, फ्लंट कांच में होता है बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट की अधिकता, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल या फिर लेड क्रोमेट। इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, क्योंकि कांच के बारे में हम आपको बहुत अच्छे से जानकारी दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्वा रेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है, एक्वा रेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है। याद रखना एक्वा रेजिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होती है। एक्वा रेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होती है। हमेशा याद रखना एक्वा रेजिया में जो रेशियो लिया जाता है वो 3:1 लिया जाता है। इसमें HCl की मात्रा, HCl के 3 भाग होने चाहिए और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग होना चाहिए, तब हमारे एक्वा रेजिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है। अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है। ओस्टवाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड प्रक्रम, हॉल प्रक्रम, हॉबर प्रक्रम या फिर कॉन्टैक्ट प्रक्रम। तो याद रखना अमोनिया का जो व्यावसायिक उत्पादन है वो हेबर या फिर हाबर प्रक्रम के द्वारा किया जाता है, जहाँ पे नाइट्रोजन गैस की क्रिया हमारी हाइड्रोजन गैस के साथ Fe उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम वर्धक के रूप में जब कार्य करता है। हम आपको रिएक्शन बताते हैं। नाइट्रोजन की क्रिया जब हाइड्रोजन के साथ Fe की उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है और मोलिब्डेनम इस पर वर्धक का कार्य करता है जो कि Fe की सक्रियता को बढ़ाता है, तब NH3 का निर्माण होता है। ये हमारी हेबर प्रक्रम कहलाता है, ठीक है, अमोनिया निर्माण का हेबर प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झाग निम्नलिखित का एक उदाहरण है, झाग निम्नलिखित का एक उदाहरण है। किसी द्रव में परिक्षिप्त गैस, जेल में परिक्षिप्त एक द्रव, किसी द्रव में परिक्षिप्त एक ठोस पदार्थ या फिर
किसी द्रव में परिक्षिप्त एक द्रव। तो स्टूडेंट्स जो आपका झाग होता है ये किसी द्रव में परिक्षिप्त गैस, किसी द्रव में परिक्षिप्त गैस, गैस जो होता है वो परिक्षिप्त प्रावस्था में होती है, द्रव जो होता है परिक्षेपण माध्यम में होता है, गैस जो होती है वो द्रव में घोली जाती है और इस कोलाइडी विलयन को फोम या फिर झाग कहा जाता है। ठीक है, और झाग, साबुन का झाग जो होता है वो इसका एक उदाहरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अम्लीय विलयन का पीएच मान हो सकता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान हो सकता है 3, 7, 9 या फिर 10। तो देखो स्टूडेंट्स यदि 10 होगा तो आपको पता है पीएच मान जो होता है यदि 1 से लेकर के और 7 से कम है, 1 से लेकर के 7 से कम है तो वो हमारा अम्लीय होगा। ठीक है, और यदि 7 है तो वो हमारा उदासीन प्रकृति का होगा, और यदि 7 से अधिक और 14 के बीच में है तो वो हमारा क्षारीय प्रकृति का होगा। यदि 10 है स्टूडेंट्स तो ये क्षारीय होगा, 9 है तब भी क्षारीय होगा, और 7 है तो ये उदासीन प्रकृति का होगा, और 3 है तो ये हमारा क्या होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय है मुझे पूछा गया है। 7 से कम यदि किसी भी पदार्थ का पीएच मान है तो वो हमारा अम्लीय विलयन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणविक भार कितना है। आपको परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या पूछी गई है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 दी गई है, प्रोटॉनों की संख्या भी 10 दी गई है, और न्यूट्रॉनों की संख्या आपको 12 दी गई है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, हम आपको बता देते कोई एलिमेंट्स है, जैसे कि हम मान लेते हैं हमारा कोई एलिमेंट्स ए है। ठीक है, मान लेते हैं कोई एलिमेंट्स हमारा ए है, उसमें यहाँ पर जो लिखा होता है उसे कहा जाता है परमाणु संख्या, जिसे प्रदर्शित किया जाता है जेड के द्वारा। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स यहाँ ऊपर लिखा होता है ये हमारा होता है परमाणु भार, जिसे द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, जिसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिए एक्स हमारा तत्व है, यहाँ पर लिखा हुआ परमाणु भार परमाणु क्रमांक होगा, यहाँ पर लिखा हुआ परमाणु भार होगा। हमेशा याद रखना, जितना किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उसकी द्रव्यमान संख्या कही जाती है। जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी वही उसकी परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या मानी जाती है। ठीक है, और आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है परमाणु भार। परमाणु भार ज्ञात करने के लिए आपको करना होता है ए बराबर P प्लस N, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या 10 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, दोनों को जोड़ेंगे 22 निकल के आएगा। कहने का मतलब है परमाणविक भार जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 22 निकल के आएगा। ठीक है, 10 परमाणु क्रमांक वाला 22 परमाणु भार वाला हमारा एलिमेंट नियोन होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखना कि प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु संख्या कही जाती है, और प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या को ऐड कर देंगे तो हमारी द्रव्यमान संख्या निकल के आ जाएगी, और जितनी किसी भी उदासीन एलिमेंट में प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या की संख्या है, नाभिक में न्यूट्रॉन, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने बताया परमाणु संख्या क्या होगी, नाभिक में प्रोटॉन। जितने नाभिक में प्रोटॉन होंगे किसी भी तत्व के उतनी ही उसकी परमाणु संख्या मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात करते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर कि परमाणु में नाभिक होते हैं, किसी भी परमाणु में नाभिक में क्या होता है।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटॉन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, या फिर न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि किसी भी परमाणु के नाभिक में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन क्यों नहीं राइट होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहे हैं उन पर आयन है, तो मान की माइनस का वन है, ऐसा नहीं होता है। देखो स्टूडेंट्स, प्रोटॉन प्लस होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आसपास चक्कर काटते रहते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक में पाए जाते हैं। आज के क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अभी अभी न्यू जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी अन्य आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। हम टेलीग्राम चैनल पर PDF को सेंड करते रहते हैं। चलिए तो फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखना। तो कल आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, किसका मिलेगा हम आपको टेलीग्राम चैनल पर बता देंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों पर बता देंगे, तो आप ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आपको पता चल सके कि कल किस चैप्टर का मॉक टेस्ट लिया जाएगा। चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखना, अच्छे से स्टडी को करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।